लेक्चर। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर 11th बीके। सेकंड चैप्टर में हमें पता चलेगा कि मीनिंग और फंडामेंटल्स क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग के। हमने आज तक ये देखा है चैप्टर 1 में कि हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, और ये पता चला है कि इंडिया में हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। यानी एक तरफ डेबिट होगा तो दूसरी तरफ क्रेडिट ज़रूर होगा, राइट? तो चलिए देखते हैं क्या है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो मीनिंग और डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड है जहाँ पे हम बहुत सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? ये सिस्टम बनाया गया या ओरिजिनेट हुआ है इटालियन मर्चेंट द्वारा जिसका नाम है लूका दी बार्को पैसियोली, जो 10 नवंबर 1494 में इन्होंने इसका शुरुआत किया था। अब ये जो पैसियोली है, इन्होंने इस सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से बनाया। मतलब कॉज़ एंड इफेक्ट होता है साइंस में। अगर आप कोई केमिकल्स को कुछ एक्शन लोगे केमिकल्स के साथ, तो उसका एक रिएक्शन होगा, राइट? तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी उन्होंने बोला कि अगर एक एंट्री है, तो उसकी दूसरी एंट्री होगी ना। जैसे एक कॉइन के हेड और टेल 2 साइड होते हैं, वैसे ही किसी एंट्री का एक क्रेडिट और एक डेबिट होगा। तो हर बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन में 2 पर्सन या 2 अकाउंट या 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे एक रिसीवर होगा, तो दूसरा जो बेनिफिट करेगा या फिर गिवर होगा। कोई प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है, तो कोई पैसे रिसीव कर रहा है, राइट? सो रिसीवर एंड द बेनिफिट गिवर, राइट? दोनों ही बेनिफिट करते हैं। एक को प्रोडक्ट मिलता है, एक को पैसे मिलता है, ठीक है? नाउ वो ये बताते हैं कि कुछ पैसे बिजनेस में आते हैं और कुछ चीज़ें बिजनेस से जाते हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है बिजनेस से जा रहा है, समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। और जब हम कोई चीज़ बिजनेस के बाहर लेकर जाते हैं, ट्रांजिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं उसके पोजीशन को, उसके राइट्स को, उसके अथॉरिटीज़ को, तो हमें इन रिटर्न उसके कैश मिलते हैं। तो समथिंग, इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। अब ये जो रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजैक्शंस के या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के कह दीजिए, तो दो एस्पेक्ट्स में रिकॉर्ड होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उनके लिए नाम दिया है डेबिट, ठीक है, एंड क्रेडिट। इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो सिंपली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यानी हम दो पॉइंट ऑफ व्यू या दो पार्टीज के तरफ से हम वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं। हमें डेबिट साइड भी दिखाना है, हमें क्रेडिट साइड भी दिखाना है। हमें ये भी बताना है कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से उसी ट्रांजैक्शन में क्या गया। अब अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसर्न है अपने एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम्स के साथ। लेकिन जब भी कोई एसेट इंक्रीज होता है और एक्सपेंसेस डेबिट हो जाते हैं, ठीक है, whenever there is an increase in asset and expenses it is debited। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड में बोला जाता है कि जब भी एसेट्स में या एक्सपेंसेस में इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है, और डिक्रीज की जाती है कोई एसेट्स में या फिर एक्सपेंसेस में तो वो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो ये रूल है, ये पॉलिसी है जो आपको याद रखनी है कि whenever there is an increase in assets and expenses, तब वहाँ पे डेबिट। अब ये एसेट और एक्सपेंसेस को साथ में क्यों लिया है? बिकॉज़ हम कोई एसेट परचेज़ करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। तो जब एक्सपेंस आप पे करते हो, तो वो डेबिट होता है, उतना पैसा जो है आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। लेकिन जब कोई आप एसेट डिक्रीज़ करते हो या सेल आउट करते हो, या आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाते हैं, या एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में आपको कोई इनकम आ रहा है, देन दैट विल बी क्रेडिटेड। सिंपल, आपके बैंक अकाउंट में जब पैसे हम एटीएम से निकालते हैं तो वो डेबिटेड दिखाई देता है। जब भी अकाउंट में पैसे आते हैं, किसी ने ट्रांसफ़र किए हैं या आपके अकाउंट में आपके पेरेंट्स ने कोई ट्रांसफ़र किया है, तो इट कम्स एज सो एंड सो अमाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, तो जो पैसे मिलते हैं दैट इज क्रेडिटेड।
जो पैसे हम पे करते हैं दैट इज डेबिटेड। अब ये अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के कुछ मेथड्स हैं। एक है इंडियन सिस्टम, दूसरा है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में भी सिंगल एंट्री सिस्टम है और डबल एंट्री सिस्टम है। तो अभी हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? हम डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम में क्या होता था, वो पहले जान लेते हैं। इंडियन सिस्टम में हम अकाउंट्स मेंटेन करते थे। रिकॉर्ड जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस में मेंटेन करते थे, स्पेशली हमारे जो रीजनल लैंग्वेजेस है, मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती एक्सेट्रा, ये सारे लैंग्वेजेस में हम मेंटेन करते थे। क्यों इन लैंग्वेजेस में मेंटेन करते थे? बिकॉज ये हमारे लोकल लैंग्वेजेस थे, तभी कोई इंग्लिश स्पेसिफिकली हमें सिखाकर नहीं गया था पुराने ज़मानों में, वे बिफोर ब्रिटिशर्स। ठीक है, इवन जब ब्रिटिशर्स थे तभी भी हम पूरा हिसाब किताब अपने लोकल और रीजनल लैंग्वेज में ही करते थे। फिर धीरे धीरे ट्रांसलेटर्स आते गए और उन्होंने इस अकाउंट्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया। जब ये लैंग्वेजेस में हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो इन्हें कहा जाता है महाजनी देशीनामा सिस्टम। देशीनामा मतलब हमारे जो देश का सिस्टम है, या फिर हमारी जो देश का लैंग्वेज है, उस हिसाब से हम ये रिकॉर्ड करते हैं। अब इस सिस्टम में क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड किया जाता है और मेंटेन किया जाता है एक लॉन्ग बुक में, जिसको हम नाम देते हैं बही खाता या फिर किर्त। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, आपको मे बी इन फ्यूचर कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई इन जनरल आपको याद होना चाहिए कि ये कोई हम लोग यूज करते थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम के चक्कर में हमारे जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आप अपने जो सीनियर्स हैं उनको पूछ लीजिए, उन्हें भी याद नहीं होगा। जो अभी 12th में है उन्हें पूछ लीजिए, उन्हें भी याद नहीं होगा। आप सिंपल इतना कीजिए, जिन्होंने 11th का एग्जाम लिखा है आप उनको पूछ लीजिए, उन्हें भी याद नहीं होगा। तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि हम इंडियन सिस्टम में जो लॉन्ग बुक मेंटेन करते हैं, जहां में अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, उसका नाम है बही खाता या फिर किर्त। अब ये सिस्टम जो है अकाउंटिंग का, इट इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे किराना शॉप वाले करते हैं, हमारे नाम के आगे हमारा एक्सपेंसेस लिखेंगे। अगर हमने वहां पे पे कर दिया या छोटा सा 50% अमाउंट पे कर दिया तो वो माइनस करेंगे एंड देन बैलेंस लिख देंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ बही खाता। ठीक है, यहाँ पे कोई साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम यूज नहीं होता। और आज भी कई जगह पे जो छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बोला किराना शॉप वाले, वो बस एक बुक में आपका नाम लिखेंगे, आपने क्या प्रोडक्ट परचेज किए हैं उसका लिस्ट कई बार लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते। ठीक है, और वो बस लिखा जाता है, बाकी बैलेंस या फिर उधारी। ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश सिस्टम में दो एंट्री के सिस्टम है। एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। अब ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, यहाँ पे जो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग्स होती है, वो ओनली कैश बुक में और पर्सनल अकाउंट्स में होती है। ठीक है, इट इज अनसाइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। यहाँ पे भी क्या हो रहा है ना, ये अनसाइंटिफिक मेथड से रिकॉर्ड हो रहा है और इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम बोला जाता है। बिकॉज जो चेंजेस होते हैं यहाँ पे, अपने बिजनेस के कन्वीनियंस के हिसाब से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसमें जो चेंजेस करना है हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। और ये सिस्टम जो अकाउंटिंग का है, इट डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अगर समझो हमने किसी किराना शॉप से उधारी ले लिया और वो सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं, तो शायद हम उसके जो नौकर है उनको बोल देंगे कि 100 रुपये कम लिखियो। राइट, तो यहाँ पे छेड़छाड़ हो सकती है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, और जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी हमें नहीं मिलता। ठीक है, और ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए यूजफुल है, क्योंकि उनको पता है कि आज दिन भर में हमें कितने ट्रांजैक्शन किए। ठीक है, हमारे यहाँ दिन भर में 50-100 लोग जो आते हैं उन्हें हम चेहरे से जानते हैं, कई बार कोई प्रोडक्ट से जानते हैं, कई बार कोई नेचर से जानते हैं। लेकिन जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़े-बड़े मीडियम स्केल्स, लार्ज स्केल बिज़नेस में, जिनको हम जानते भी नहीं, अब उनका जो सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से मेंटेन करेंगे, तो वो पैसे आए कहाँ से, किसके लिए आए, फिर हमने किसे पैसे दिए, ये सब हिसाब किताब मेंटेन करने के बाद उसे जब हम समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं,
तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द मीडियम स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, इसलिए ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, हम इस्तेमाल नहीं करते। बट व्हेन इट कम्स टू डबल एंट्री सिस्टम, ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड की तरह रिकॉर्ड किया जाता है, बिकॉज़ कॉज़ एंड इफेक्ट है। आपने एक ट्रांज़ैक्शन किया, वहाँ पे दोनों तरफ के हिसाब-किताब पता चलेगा। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट सेल किया है, तो किसे किया है, कितने अमाउंट का किया है, उन्होंने कैश पे किया है, क्रेडिट में लिया है, चेक के द्वारा दिया है। आजकल तो हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, यूपीआई द्वारा दिया गया है या फिर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन किया है। ये सब रिकॉर्डिंग हमें लिखने के लिए ईज़ी हो जाता है और इसकी वजह से हम अकाउंट में क्लासिफ़िकेशन कर सकते हैं, सेग्रीगेशन कर सकते हैं और ये सेग्रीगेशन करने के बाद हम उसे प्रॉपर्ली समराइज़ भी कर सकते हैं। सो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये टू फोल्ड इफ़ेक्ट बताता है हर ट्रांज़ैक्शंस का। So according to double entry bookkeeping system, one account is to be debited and another account is to be credited with equal amount. तो जिंदगी का उसूल यहाँ पे लिख लिया है। अगर आपने किसी को हेल्प किया है तो वहां पे दो इफेक्ट होगा, एक डेबिट वाला और दूसरा क्रेडिट वाला। डेबिट क्या होगा? आपका टाइम, आपने उनको दिया है जो आपके लाइफ से निकल गया है, आपका एफर्ट, आपका टैलेंट, आपका स्किल डेबिट हो गया है। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? अगर सामने वाले ने पैसा दिया है तो पैसा, सामने वाले ने दोस्ती बरकरार रखी है तो रिश्ता, अगर सामने वाले ने दुआ दिया है तो दुआ क्रेडिट हो जाएगी आपके हिसाब किताब वाली बुक में। तो every debit has an equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry system. कहीं किसी ने कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। तो ये कर्म करना मतलब डबल एंट्री बुक सिस्टम, डबल एंट्री जो सिस्टम है उसके हिसाब से है। क्योंकि हम जब कर्म करते हैं तो हम डेबिट करते जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। और हम उसके फल की चिंता नहीं करते, क्योंकि जो क्रेडिट होने वाला है, वो भी उसी लेवल का, उसी तरीके का, उसी वैल्यू का, उसी मायने रखने वाली चीज़ जो है क्रेडिट हो जाती है अपने लाइफ में, ठीक है? तो इसे कनेक्ट कीजिए कहीं न कहीं और कनेक्ट करके इसे समझने की कोशिश कीजिए कि इंडियन सिस्टम क्या है, इंग्लिश सिस्टम क्या है। इंग्लिश सिस्टम में भी सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है? और उसका जो यूज़ है कैसे होता है। अब ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, इसके क्या-क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो हमने शायद इनमें से कुछ चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत हम समझ लेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शन, यानी यहाँ पे क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन भी होगा, डेबिट ट्रांज़ैक्शन भी होगा, 2 इफेक्ट आएगा, ठीक है? यहाँ पे कोई सिंगल इफेक्ट नहीं होगा। दोनों इफ़ेक्ट ही हमें दिखाना है। अब इसकी शुरुआत कैसी होती है? इसकी शुरुआत होती है जर्नल एंट्रीज़ से। जैसे आप जर्नल एंट्रीज़ ट्रांज़ैक्शन बनाना शुरू करते हो, आपको वहीं पता चल जाता है कि हम डेबिट भी लिखते हैं, हम क्रेडिट भी लिखते हैं, ठीक है? और उसमें अगर बाइफरकेशन भी हो, तो वो बाइफरकेशन बाकायदा हम करके लिखते हैं। समझो किसी ने प्रोडक्ट सेल किया, तो 50% अगर डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं एंड देन पेड बाय चेक और कैश ये भी बताते हैं। राइट? सो क्या दिया, क्या मिला, कैसे मिला, किस तरीके से मिला, फिर उसका नैरेशन भी लिखते हैं। सो ये डुअल इफेक्ट ट्रांजैक्शन है। सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जब कोई भी एंट्री होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो उसे हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। ये हमारे लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट क्या करता है? हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए मदद करता है। राइट? तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? हम ट्रांज़ैक्शंस को क्लासिफ़ाई करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सिस्टमैटिकली उसको अपने-अपने अकाउंट्स के हिसाब से सेग्रीगेट करते हैं एंड देन समराइज़ करने के बाद उसको हम फाइनली एक प्रेज़ेंटेशन में लेकर आते हैं, ठीक है? देन पोस्टिंग एंट्रीज़ टू लेजर। जब हम रिकॉर्ड करते हैं कोई ट्रांज़ैक्शन, तो उसकी शुरुआत जैसे मैंने बोली जर्नल एंट्रीज़ से होती है। और ये जर्नल एंट्रीज़ हमें मदद करती है कि अलग-अलग जो एंट्रीज़ बने हैं, उनका एक लेजर बनाएँ, ठीक है? अगर आपको अभी भी लेजर नहीं पता है, तो कुछ दिन रुकिए, जैसे-जैसे ये चैप्टर बढ़ते जाएगा, आपको लेजर्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे ये लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो उसका जो बैलेंस है लेजर अकाउंट्स का, वो हम निकालते हैं कि कितना बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है।
और अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है तो उस हिसाब से हम उनसे पैसे लेते हैं या उनको पैसे देते हैं। देन ये जो जर्नल एंट्रीज के द्वारा बनाए गए जो लेजर है, उन लेजर्स के द्वारा हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है? और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? तो ये प्रोसेस जो है फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ने का वो सिंपल है। पहले जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ एंड देन फाइनल अकाउंट्स बनाओ। फाइनल अकाउंट में क्या बनेगा? बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट किसके मदद से बनेगा? ट्रायल बैलेंस और लेजर्स के द्वारा बनेगा। ठीक है? आप डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज की मदद से भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगता है। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डबल एंट्री बुक सिस्टम के लिए। अब डबल एंट्री बुक सिस्टम की जो डेफिनेशन है, जे.आर. बाटली बॉय एक्सप्लेन करते हैं कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट एंड दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट है और वो इफेक्ट जो है दो अकाउंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट करता है। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कैसे? किसी के हाथ से कुछ चीज जा रहा है तो किसी के हाथ में कुछ चीज आ रहा है। जैसे कि मिस्टर ए परचेजिंग कार फ्रॉम XYZ लिमिटेड कंपनी। अब कार आ रहा है हमारे पास तो ही इज रिसीविंग समथिंग। अब उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? रिसीव कर रहे हैं तो कुछ देना पड़ेगा ना, टू गिव। व्हेन यू वांट टू रिसीव समथिंग यू नीड टू गिव समथिंग। व्हाट यू विल गिव इन रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर कार? कैश, मनी, या उस कार का जो वैल्यू है वो आप रिटर्न में दोगे उनको। राइट? सो इट इज एन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो अकाउंट का ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है? अब जो कार की कंपनी है, उनके यहाँ से क्या डेबिट हो रहा है? कार डेबिट हो रहा है, प्रोडक्ट डेबिट हो रहा है, गुड्स डेबिट हो रहा है, उनके लिए वो गुड्स है। ठीक है? और हमारे अकाउंट में क्या डेबिट हो रहा है? हमारे अकाउंट में डेबिट हो रहा है पैसा। अब कंपनी के अकाउंट में क्या क्रेडिट हो रहा है? पैसा। हमारा जो डेबिट है सामने वाले का क्रेडिट है, सामने वाले का जो डेबिट है हमारा वो क्रेडिट है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, बाटली बॉय क्या कहना चाह रहे हैं? इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड of each transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. It is this recording of twofold effect of every transaction that has given rise to the term double entry. अब वो थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर आपके रिकॉर्ड्स को या आपके अकाउंट्स को कंप्लीटली मेंटेन करना है तो आपको डबल एंट्री ट्रांजैक्शन या फिर ऐसे ट्रांजैक्शंस दिखाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे एक चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट हो रही है। और इस मेथड से आप क्या करोगे? टू फोल्ड इफेक्ट जो है हर ट्रांजैक्शन का दिखाओगे, जो आपको मदद करता है और डबल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल करने में मजबूर करता है, बिकॉज आपके लिए एक प्रॉपर चैनल बना के रखता है कि कहाँ से पैसे आए और जब पैसे आए तो उसके अगेंस्ट में क्या हमने दिया। अब ये हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके कुछ एलिमेंट्स देख लिए, डेफिनेशन देख लिया। अब आखिरी में देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। प्रिंसिपल्स क्या है इसके? वही सारी चीज़ है जो हमने इंट्रोडक्शन में देखे, जो हमने डेफिनेशन में देखा, जो उनके एलिमेंट्स में भी लिखा है। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट, अब यहीं से याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि जो प्रिंसिपल है उसके क्या-क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है? एक, हर बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन में मिनिमम 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर 2 असर होते हैं, अगर हिंदी में आपको याद रखना है। अब ये इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो एक होता है डेबिट इफ़ेक्ट और दूसरा होता है क्रेडिट इफ़ेक्ट। वो क्यों होता है वो हमने समझ लिया अच्छे से शुरुआत में अभी तक। अब ये 2 अकाउंट्स हैं, मीन्स वन इज़ द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड द अदर इज़ द गिवर ऑफ द बेनिफिट। तो ये डेबिट हो रहा है तो एक रिसीवर है, दूसरा गिवर है। ठीक है? इफ वन अकाउंट इज़ डेबिटेड द अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। तो अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट हो रहा है। एवरी डेबिट हैज़ अ इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। हर डेबिट जो है उसका इक्वल और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। तो सिंपली उन्होंने डेबिट क्रेडिट रिसीवर गिवर, अगर डेबिट हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग में क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा। यही सारी चीज़ें 4 पॉइंट उन्होंने बताई है। अगर वीडियो पूरा पसंद आया, कंसेप्ट आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है।
और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक कर लिया है तो बस एक ही काम करना है, कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखना है और ये वीडियो अपने जो दोस्त है उनको शेयर करना है, बोलना है देख भाई, देखने सुनने में क्या जा रहा है, कॉलेज के पहले या फिर लेक्चर्स के पहले सुन ले, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आ जाएगी तो हम क्लास में होशियारीगिरी कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।